बेबी डॉल फना गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली, आप हमेशा मुझे ना आर्डर देते रहते हो और मेरी एक भी नहीं सुनते हो। आपको हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। कितना तंग किया मुझे। मेरे पैर दुख रहे हैं और वो सब भी दुख रहा है। थक गई हूं मैं। मोटू हुँ कहा ना। बात मत करो। फना विक्रम को धक्का देने लगती है। तुमने काउंटिंग की, बेबी डॉल? पूरा बॉक्स खाली हो गया है सर। आप मेरी जान लेने पर तुले हो। मैं समझ गई हूँ। विक्रम के होठों पर स्माइल आ जाती है। आपको हंसी आ रही है? दुष्ट प्राणी और राक्षस, मॉन्स्टर, आपके लिए ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किया जाए ना तो कम है। फना मुंह फुला लेती है और विक्रम फना के चेहरे को देखते हुए बोला, एंजॉय तो तुम भी कर रही थी, बेबी डॉल, राइडिंग? हुँ, नहीं। फना अपना मुंह अपने हाथों से छुपा लेती है। विक्रम कल बहुत इंटेंस हो गया था उसके साथ। फना विक्रम से दूर होने लग जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई और वो बेड पर गिर जाती है। तभी विक्रम फना की बैक को देखता है और फिर उस पर अपना सिर रखते हुए उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके उभारों को अपने हाथों से रब करते हुए बोला, मोटू, नो, सुना आपने, नो मतलब ना। फना अपने दांत पीसते हुए बोली। विक्रम फना के मजे लेते हुए बोला, लेकिन बेबी डॉल, हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। फना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो विक्रम को दूर धकेल देती है और उठकर उससे दूर होते हुए बोली, चले जाइए यहाँ से, मैं आपको नहीं जानती हूँ। उसी वक्त विक्रम हंसने लगा। फना बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। विक्रम फना के फुले हुए गालों को देखकर सोचने लगता है। उसने अच्छा डिसीजन लिया था। अब उसकी बेबी डॉल उससे नाराज नहीं हो सकती। उसे बातें करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर वो किसी को नहीं जानती है। फना उठकर बाथरूम में किसी तरीके से जाती है और वहां पर वो जाकर सबसे पहले बाथरूम का डोर लॉक करती है ताकि विक्रम अंदर न आ सके। फना अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से बाथरूम में बाथटब में जाकर लेट जाती है और उसके बाद आंखें बंद कर वापस से सो जाती है। इधर विक्रम 2 घंटे से उसका वेट कर रहा था, लेकिन उसकी बेबी डॉल बाहर नहीं आई थी, जिससे विक्रम को फिक्र होने लगती है। विक्रम फना को आवाज देता है, लेकिन फना जब बाथरूम से बाहर नहीं आती है तो विक्रम डुप्लीकेट की से बाथरूम का दरवाजा अनलॉक करता है और जैसे ही अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है। बाथटब से पानी बहकर बाहर निकल रहा था और उसके बेबी डॉल की गर्दन बाथटब से बाहर थी और लटक रही थी। विक्रम जल्दी से फना के पास पहुंचता है और सबसे पहले उसकी गर्दन सीधी करता है और फिर झटके से अपनी बेबी डॉल को उठा लेता है। विक्रम जोर से फना को डांटता है, जिससे झटके से फना की नींद खुल जाती है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम गुस्से से उसे कमरे में लेकर बाहर आता है और उसे कंबल से लपेट देता है। मोटू, तुम्हें कोई होश नहीं रहता है क्या? बाथटब से पानी बाहर निकल रहा है और 2 घंटे से उसके अंदर तुम सो रही हो। तुम्हें कितनी आवाज दी मैंने, तुम्हें सुनाई नहीं देता। विक्रम फना को गुस्से में फटकारता है। फना रोना शुरू कर देती है और रोते हुए बोली, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब सो गई थी। तुमने अंदर से दरवाजा क्यों लॉक किया? दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। विक्रम ने गुस्से से लगभग फना को थप्पड़ मार दिया था। विक्रम गुस्से से लगभग फना पर हाथ उठाने वाला था, जिसे फना अपना मुंह छुपा लेती है। फना जब देखती है कि विक्रम का थप्पड़ उसे नहीं लगा, तो वो झटके से अपनी आंखें खोलती है। फना रोते हुए बोली, सर, सॉरी। विक्रम गुस्से से अपनी गन निकालता है और वो फना को देखते हुए गुस्से में उसे शूट करने वाला था। तभी वो कमरे के फर्श पर 6 की 6 गोलियां दाग देता है। फना डर की वजह से सिकुड़ जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। विक्रम दांत पीसते हुए फना को देखता है, जैसे अभी वो इस लड़की को पीट कर ही बेहोश कर देगा। तभी विक्रम फना को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बच्चों की तरह उठा लेता है। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अब चुप हो जाओ, मारा नहीं है तुम्हें। अभी जो तुम्हारी आंखों से रेनफॉल हो रहा है। सॉरी सर। फना हिचकियां लेने लगती है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। विक्रम गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी तक उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अपनी धड़कनों को
वो खुद भी सुन पा रहा था। जब उसने देखा था कि फना की गर्दन बाथटब से लटक रही है, तो उसे लगा कि वो मर गई और एक पल के लिए विक्रम ने अपना होश खो दिया। सांसें थम रुक गई मोटू की वजह से। उसने खो दिया था आज मोटू को। विक्रम की आंखें में नमी आ जाती है, जो वो खुद नहीं जानता। विक्रम बच्चे की तरह रोती हुई फना को चुप करता है और उसे डांटते हुए बोला, रोना बंद करो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? फना हिचकियां लेते हुए रोना बंद कर देती है। विक्रम फना को लेकर बेड पर बैठ जाता है और उसका चेहरा पीछे करता है और देखता है कि फना ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली है। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया है। विक्रम फना का चेहरा अपने हाथों में भर लेता है और फिर उसे समझाते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया ना, तो सच में तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर तुम्हारे खून के छींटे पूरे घर में फैल जाएंगे, समझी तुम? फना के होंठ कांपने लग जाते हैं और वो फिर से रोना शुरू कर देती है। मुझसे गलती हो गई। मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया था, फना रुक रुक कर बोलती है। तभी विक्रम टिश्यू पेपर से फना के आंसू साफ करते हुए बोला, लेकिन भोंदू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने बस सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए किया था। नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी। फना रोते हुए ये सब बोलती तो है, लेकिन वो जब देखती है कि विक्रम उसे गुस्से से देख रहा है, तो फना के आंसू और तेजी से बहने लग जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर गई थी विक्रम से, क्योंकि आज तो विक्रम उसे शूट करने वाला था। विक्रम ने फन्ना को देखते हुए कहा, सबसे ज्यादा परेशान मुझे यही करती है, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ तुम ही होती हो। आइंदा अगर कभी वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। नहीं करोगी ना तुम ये सब? नहीं करूंगी सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। फना रोते हुए विक्रम को बोलती है और उसे हक कर लेती है। विक्रम फना की बैग को सहलाते हुए बोला, गंदी बच्ची, अभी तक तुमने कपड़े भी नहीं पहने हैं। सर, आपने तो सब कुछ पहले ही देख रखा है, आपसे क्या छुपाना कुछ भी। फना विक्रम से इमोशनल होकर बोली। तभी विक्रम फना की बॉडी को देखते हुए उसके गालों को दबाता है और फिर उसे टीज करते हुए बोला, अगर ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहोगी तो फिर मुझसे कुछ हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसके लिए भी तुम रोओगी। फना अपना सिर नीचे झुका लेती है तो विक्रम फना के होठों को चूम लेता है। इतने आंसू तुम रखती कहाँ हो? तुम्हारी आंखों से लगातार निकल रहे हैं। तुम्हें पता है कि टीयर्स मुझे कितने इरिटेट करते हैं। तभी फना दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। ठीक है सर, आप मत देखिए फिर। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती है और वो बेड से खड़ा होता है। वो जाकर फना के लिए कपड़े लेकर आता है। उसके बाद वो अपनी बेबी डॉल को कपड़े पहनाता है। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो। मुझे नहीं सोना सर। कुछ खाना चाहती हो तुम? विक्रम ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। विक्रम फना के गालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी फना झट से पीछे हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि विक्रम उसे थप्पड़ मारने वाला है। तभी विक्रम फना को वापस से अपनी गोद में खींच लेता है और फिर उसे कन्फर्ट करते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हें हंटर से मारूंगा मैं। फना के शरीर से तो उसकी रूह ही निकल जाती है। विक्रम फना के बालों में कोम्ब करने लगता है। फना चुपचाप बैठी हुई थी। विक्रम उसे लाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है और फिर बोला, मेरी गुड़िया, आज तो बटरफ्लाई लग रही है। फना के फेस पर विक्रम किस करता है पीछे से। विक्रम देखता है कि फना का चेहरा रो रो कर सूज गया, क्योंकि करीबन 2 घंटे से वो रो रही थी। विक्रम फना को लिप बाम लगाने लग जाता है। फना के फेस को हल्का सा प्रेस करता है तो फना के होंठ पाउट की शेप में आ जाते हैं। विक्रम अपनी बेबी डॉल को रेडी करता है। आज विक्रम ने अपनी बेबी डॉल को व्हाइट फ्रॉक पहनाई थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। विक्रम फना को उठाता है और फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है। फना अभी तक विक्रम से कुछ भी नहीं बोलती। विक्रम फना को लेकर कार में बैठ जाता है। सर, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें दुबई के ब्रिज पर लेकर जाऊंगा
और वहां से तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। फना फिर फूट फूट कर रोने लग जाती है। सर, सॉरी, क्योंकि तुम्हारी आंखों से बहुत आंसू बहते हैं, तुम बार बार मेरी बात को काटती हो। फना अपने कान पकड़ लेती है। सर, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं अभी जीना चाहती हूँ। जी कर भी क्या करोगी तुम, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारे पास है नहीं, भोंदू। सर, अभी मेरी उम्र क्या हुई है? तभी विक्रम फना को अपने पास खींच लेता है और फिर बोला, चुप हो जाओ तुम। फना तुरंत चुप हो जाती है। विक्रम फना को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाता है। फना उस बिल्डिंग को देखकर डर जाती है। विक्रम फना को देखते हुए बोला, तुमसे कोई कुछ भी पूछता है, तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। विक्रम फना को लेकर एक मीटिंग रूम में जाता है और वहां पर फना चुपचाप बैठ जाती है और विक्रम के कहे मुताबिक एक शब्द भी नहीं बोलती है। वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, जो विक्रम के आते ही खड़े हो जाते हैं। विक्रम जब उन्हें हाथ दिखाकर बैठने का इशारा करता है, तो सभी बैठ जाते हैं। विक्रम जाकर सिर सीट पर बैठता है। विक्रम की साइड वाली चेयर पर फना बैठी हुई थी, जिसे कुछ भी नहीं पता था। विक्रम ने दोबारा सर घुमाकर फना की तरफ देखा तक नहीं और मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। विक्रम ने पहले ही फना के कान में हेडफोन लगा दिए थे, जिससे वो गाने सुन रही थी। सब ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे फना वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। विक्रम टेलीविजन की तरफ देख रहा था, जिसके अंदर ड्रग्स की रिपोर्ट थी और अब उनका अगला माल ब्राजील जाने वाला था। विक्रम के आदमी ने फना की तरफ एक नजर देखा था, लेकिन उसके बाद वो लोग उसे अवॉइड कर देते हैं। विक्रम के सामने एक फाइल लाकर रखी जाती है, जिसे विक्रम देखता है और बोला, गुड रिजल्ट मीटिंग को चलते हुए 4 घंटे हो गए थे। फना कैप्यूचिनो पीते हुए एक रोमांटिक ऑडियो बुक सुन रही थी। उसके खाने पीने का इंतजाम इस कमरे में कर दिया गया था। विक्रम जब देखता है कि उसकी बेबी डॉल थक कर सो गई है टेबल पर, तो वो उसकी तरफ एक नजर देखता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाता है और ले जाकर सोफे पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। वही अपने डेंजरस बॉस को एक लड़की का ध्यान रखते हुए देखकर सभी की आंखें हैरत में बड़ी हो जाती हैं। वो लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हालांकि विक्रम के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि विक्रम उनकी जुबान काट सकता है। वो लोग ये तक नहीं पूछ सकते कि आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर किसी बाहरी लड़की को क्यों लेकर आए हैं, वरना उनकी जुबान से वो दोबारा बोलने लायक नहीं रहेंगे। विक्रम वापस मीटिंग कंटिन्यू करता है और उसके बाद एक रिपोर्ट को विक्रम के सामने पेश किया जाता है। विक्रम को ये बताया जाता है कि सीबीआई ने हमारे एक आदमी को पकड़ लिया था और उसने खुद को शूट कर लिया और सारे प्रूफ को जला दिया। उसे बहुत मारा गया था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला और अब वो मर चुका है। ये सुनकर विक्रम तिरछा मुस्कुराता है और बोला, उसकी फैमिली को इतने पैसे दो कि वो कभी अपना मुंह न खोलें। मेरा वफादार आदमी था वो, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी अब तुम रखोगे। चाहे तो उसकी बीवी से शादी कर सकते हो, मयंक। उसकी बीवी की खातिरदारी करनी होगी, आखिर उसकी भी कुछ जरूरतें हैं। ऐसा बोलकर विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है और मयंक अपने बॉस के इशारे को समझ जाता है। ओके बॉस, काम हो जाएगा। मीटिंग को चलते हुए 7 घंटे हो गए थे। विक्रम कॉफी के कप को टेबल पर रखते हुए अपनी आखिरी फाइल को बंद करता है। उसके तरफ सभी अलाउड होकर देखने लग जाते हैं और विक्रम सब की तरफ देखते हुए बोला, ब्राजील में जो माल शिफ्ट होने वाला है उसके जिम्मेदारी तुम डेबिट की है और गलती से अगर हमारा माल पकड़ा गया तो तुम अपनी जान से ही हाथ नहीं धो बैठोगे, बल्कि तुम बहुत कुछ खो दोगे। मेरे धंधे के अंदर गद्दारी नहीं चलती। इल्लीगल काम करने के लिए भी वफादारी चाहिए और उम्मीद है कि तुम अपना ये काम बेहतरीन तरीके से करोगे। तभी डेबिट की साइड में बैठा हुआ गोनी विक्रम को देखते हुए बोला, बॉस, लेकिन ये काम तो मेरा है। गोनी जैसे ही विक्रम के सामने अपना मुंह खोलता है, विक्रम उसे एक नजर देखता है। गोनी चुप हो जाता है। तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। विक्रम ऐसा बोलकर डेविल स्माइल करता है, जिससे गोनी डर जाता है।
विक्रम अपनी गन निकालकर गोनी की तरफ पॉइंट करता है, जिससे गोनी विक्रम के सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और विक्रम डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। विक्रम के किसी भी आदमी के माथे पर सिकन तक नहीं आई थी। वो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ गोनी को देख रहे थे। तभी फना धीरे से उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखों को रब करने लग जाती है। अंगड़ाई लेते हुए वो उबासी लेती है। विक्रम जैसे ही अपनी बेबी डॉल को देखता है, वो गोनी को वहां से जाने का इशारा करता है। फना विक्रम को टुकुर टुकुर देखने लग जाती है। फना का भोला सा चेहरा देखकर विक्रम की आंखों में अजीब सी कशिश रह जाती है। सर, फना वॉच की तरफ देखती है। 8 घंटे हो गए थे, जिससे फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या अभी तक मीटिंग चल रही है? फना अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फिर वो विक्रम की तरफ आने लग जाती है। विक्रम फना के पास आता है और फिर फना उसे हक करते हुए बोली, गुड इवनिंग सर। हम मोटू, नींद आ गई थी तुम्हें? हम सर, अभी तक मीटिंग चल रही है क्या? फना के सवाल पर विक्रम ने उसके मोटे मोटे गालों को दबाते हुए कहा, क्यों तुम्हें घर जाना है? हम ठंड लग रही है मुझे और यहाँ पर मुझे सफोकेशन फील हो रहा है। वही विक्रम अपनी बेबी डॉल को उठा लेता है। फना उन हट्टे कट्टे आदमियों को एक नजर देखती है और उसके बाद डर से उसके सीने में मुंह छुपा लेती है और विक्रम अपने आदमी को एक नजर देखता है और फिर फना को लेकर बाहर आ जाता है। विक्रम और फना दोनों होटल जाते हैं। फना वहां पर अपने मनपसंद खाना ऑर्डर करती है, क्योंकि बिल तो विक्रम को भरना था। विक्रम फना को देखते हुए बोला, बेबी डॉल, इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया है तुमने, खा भी पाओगी? हाँ सर, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और आपने भी मुझे नहीं करवाया। फना विक्रम से शिकायत करती है, और रोने की वजह से मेरी बहुत सारी एनर्जी चली गई है। रात में आप भी मुझे बेड पर तंग करने आ जाओगे। विक्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोल, बेबी डॉल, कल रात तो तुमने भी बहुत एंजॉय किया था ना? तभी फना विक्रम को अवॉइड कर अपना खाना स्टार्ट कर देती है और बोली, सर, आप भी खाइए। आप भी लगातार 8 घंटे से मीटिंग कर रहे हैं। विक्रम फना के साथ मिलकर डिनर करता है। फिर दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। फना रात के वक्त में वहां पर घूमते हुए बहुत ही खुश हो रही थी। चारों तरफ लाइट नहीं थी। रोमांटिक कपल एक दूसरे के हाथ को पकड़कर घूम रहे थे। वही विक्रम अपनी पॉकेट में हाथ डालकर फना के पीछे था। फना वहां पर सबको देखकर एंजॉय करती हुई आइसक्रीम खा रही थी। विक्रम फना की बच्चे जैसी हरकतों को देखकर सोचने लग जाता है कि छोटी सी बच्ची उसके पल्ले कब पड़ गए। वो तो बस इसके साथ मजे करना चाहता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बन गई है और मेरा सर दर्द भी। तभी अचानक से फना गिर जाती है। ये देखकर विक्रम गहरी सांस छोड़ते हुए फना के पास आता है और फना का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। फना अपनी आइसक्रीम को देखते हुए बोली, ये गिर गई है सर। तभी वहां पर एक कर्मी आता है और वो फना की आइसक्रीम को साफ कर देता है। विक्रम फना को दूसरी आइसक्रीम दिलाता है और वो लोग करीबन 3 घंटे से वॉक कर रहे थे और उसकी बेबी डॉल का घर जाने का जैसे मन ही नहीं था। बेबी डॉल, अब घर चले हम। तभी फना मुंह बनाते हुए बोली, सर, वहां पर कोई भी नहीं होता है मेरे पास बात करने के लिए, और घर जाते ही हम दोनों को कुछ भी नहीं करना है। डिनर भी कर लिया है हमने और रात में आपको ही बेड पर जरूरत पूरी करनी होती है। उसके बाद हम सो जाते हैं। बहुत बोरिंग लगता है मुझे। और हम इंडिया कब जाएंगे? सर, मेरी क्लासेस मिस हो रही है। तुम कब जाना चाहती हो? तुम कहो तो कल चलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है सर? फना थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, 2-4 दिन रुककर चलते हैं ना? फना लाइट ब्लूंस को देखकर बोली, क्या हम भी इसे जलाएं? सर, मुझे भी जलाना है सर। फना जिद करते हुए बोली। विक्रम गहरी सांस छोड़कर उस लाइट बलून को फना के साथ जलाकर आसमान में छोड़ देता है, जिससे फना ताली बजाने लग जाती है और आकर विक्रम को पकड़कर लटक जाती है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और विक्रम भी फना के होठों से अपने होंठ जोड़ देता है और दोनों एक दूसरे को डीप किस करने लग जाते हैं। पूरा दिन सोने के बाद शाम को फना की रात थोड़ा सा बेहतर हो गई।
फना और विक्रम को वहां पर किस करते हुए एक आदमी चुपके से फोटो क्लिक कर रहा था, जिसने न जाने उनकी फोटो क्लिक की और विक्रम तिरछी नजरों से उस तरफ देखता है जिससे वो आदमी छुप जाता है। विक्रम और फना दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। विक्रम फील करता है कि उसकी बेबी डॉल कांप रही है। विक्रम फना के होठों को जब आजाद करता है तो वो देखता है कि उसकी बेबी डॉल मदहोश हो चुकी है और वो अभी भी उसके होठों को शक रही थी। उसके होठों की मूवमेंट्स को देखकर विक्रम बस हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि उसकी बेबी डॉल उसमें खो गई थी। उसे अंदाजा तक नहीं है कि विक्रम ने अपने होंठ पीछे ले लिए है, लेकिन फना अपनी आंखें बंद कर विक्रम के होठों को ढूंढ रही थी। जब फना को विक्रम के होंठ काफी देर तक नहीं मिलते हैं, तो वो अपनी बाहें उसकी गर्दन में और कस कर लपेटती है और फिर वापस से उसके होठों को चूमने की कोशिश करती है, जिससे वो विक्रम की चिन्ह पर किस कर लेती है, जिससे विक्रम उसको उठा लेता है। बेबी डॉल। विक्रम फना के मदहोश चेहरे को अपने हाथों से रब करता है। उसके चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें चमक रही थीं, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विक्रम अपनी भोंदू का इतना प्यार चेहरा देखकर सब कुछ भूल सा जाता है और उसकी धड़कनें अब उसके कानों में गूंजने लगती हैं। विक्रम अपनी बेबी डॉल को छेड़ते हुए बोला, अब होश में आ जाओ। तुम तो आज मुझे खाना चाहती हो, बेबी डॉल, इतनी भूख लगी है। तभी फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है और विक्रम के फेस को देखने लग जाती है। वो दोनों इतने नजदीक थे कि फना की आंखों में अचानक से एक चमक आ जाती है। सर, मुझे दूधू पीना है। ये सुनकर विक्रम चौंक जाता है और फिर वो फना को घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? तभी फना विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, दूधू चाहिए, दूधू। तुम्हारी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही, बेबी डॉल। उसी वक्त फना की नजर विक्रम की बॉडी पर जाती है। व्हाइट शर्ट होने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी। हाँ सर, मैं आपका बच्चा हूं ना, तो मुझे दूधू दो। फना भी अपने होठों को पाउड जैसा बनाकर विक्रम से बोली। उसके होंठ कांप रहे थे, ठंड की वजह से। विक्रम ने भौहें उचकाकर फना को देखा। विक्रम की शर्ट के बटन से खेलते हुए फना धीरे से बोली, सर, दो ना दूधू। तुम्हें दूधू चाहिए? कैसा दूध पीना है तुम्हें? सर, आप ही तो बोलते हो मैं आपका बच्चा हूं, तो मुझे दो ना दूधू। तभी विक्रम फना को अपने एक हाथ से उठा लेता है और फना भी विक्रम से लिपट जाती है। उसके बाद विक्रम हल्का सा झुककर फना के कान में बोला, कौन सा दूधू चाहिए तुम्हें, हम्मा मोटू? तुम्हें क्या चाहिए? मैं समझ गया, मोटू। तभी फना के गाल जलने लग जाते हैं। सर, मुझे वो गंदा वाला नहीं चाहिए। रियली मोटू, तो फिर कौन सा वाला चाहिए तुम्हें? फना के चेहरे पर ब्लश आ जाता है। वो विक्रम को धक्का दे देती है और उसे दूर जाते हुए हंसने लगती है। गंदे हो आप, हर वक्त सिर्फ उस चीज के बारे में सोचते हो। मैं तो बस नॉर्मल दूधू की बात कर रही थी। मुझे सब समझ में आ रहा है बेबी डॉल। तुम्हारे इशारे और तुम्हारी निगाहें कहाँ हैं और तुम क्या चाहती हो? तभी फना अपने होठों को दांत के नीचे दबाकर काट लेती है और फिर विक्रम से दूर जाते हुए बोली, सर, आप गलत समझ रहे हो, मुझे वो नहीं चाहिए। फना जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी विक्रम उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसे उठाते हुए बोला, आज बहुत मस्ती सूझ रही है तुम्हें, मोटू। तभी फना विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, सर, जब आप हंसते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। तुमने मुझे हंसते हुए कब देखा? तभी फना बुदबुदाते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो हंस रहे थे जब मैंने आपसे दूधू मांगा था। विक्रम अपनी मोटू बेबी डॉल को घूरते हुए बोला, तो मुझे नोटिस करती हो? सर, आपको कोई इग्नोर कैसे कर सकता है? आपकी ये गुस्से वाली आंखें हर वक्त मुझ पर ही रहती हैं। मुझे तो अब आपके डरावने सपने भी आने लगे हैं, जिसमें आप मुझे मारते रहते हो और हमेशा डांटते रहते हो। तुम्हारी हरकतें ऐसे ही होती हैं। मोटू, हर वक्त बस गलतियां करती रहती हो। गलतियों का पुतला हो तुम। छोटी सी बात भी तुम्हें समझाने के लिए घंटे लग जाते हैं और किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों पर आ जाती हो। एक नंबर की गंदी बच्ची हो तुम। विक्रम गुस्से से फना को घूरने लग जाता है। तभी फना मुंह बनाते हुए बोली, सर, आप रहने दीजिए। आपको मस्ती करनी नहीं आती है। बोरिंग इंसान हो आप।
तुमने मुझे बोरिंग कहा, मोटू। हाँ सर, आप हो बोरिंग। आपको तो पता भी नहीं है कि कैसे मस्ती की जाती है, कैसे प्ले किया जाता है। आप बस एक ही चीज में बेस्ट हो, और वो है। और वो क्या है, बेबी डॉल? विक्रम अपने तीखे शब्दों में पूछता है, तो फना धीरे से डरते हुए बोली, इंटरकोर्स। तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही। सर, जब भी मैं सच बोलने लग जाती हूं ना, तब आप ऐसे ही बोलते हो। कभी तो मेरी भी सुन लिया करो। हर वक्त बस आप अपनी चलाते रहते हो और मुझ पर अपना आर्डर थोप देते हो। हूँ। फना विक्रम से शिकायत लहजे में बोली, मॉन्स्टर डी। डेविल! फना विक्रम से दूर होकर खुशी से जंप करना स्टार्ट कर देती है। विक्रम अपनी बेबी डॉल को घूरता है और बोला, अब चलो घर चलते हैं। बारिश में भीगने का शौक लगा हुआ है तुम्हें, बीमार हो जाओगी। सर, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं अनाथों की तरह सड़क पर रह रही थी ना, तब मुझे पता चला कि बारिश कितनी डेंजरस होती है। मेरे पास कपड़े नहीं थे और मैं भीग रह रही थी। जब मैं एक स्टोर के सामने जाकर शेल्टर के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, तो वहां पर भिखारी समझकर मुझे भगा दिया जाता है। उन्हें लगा मैं भिखारी हूँ, क्योंकि मैंने 15 दिन से सिर्फ वही कपड़े पहने हुए थे और मैं बहुत गंदी हो गई थी। मेरे पास कपड़े नहीं थे ना पहनने के लिए। फना जब ये बोलती है, तो विक्रम उसे सुनने लगता है। फना इमोशनल हो जाती है और सिर नीचे कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं था, जब से वो विक्रम से मिली थी, उसकी जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। वो कहीं ना कहीं विक्रम की शुक्रगुजार तो है, लेकिन इसी आदमी से तो उसे सबसे ज्यादा खतरा है कि कभी भी गुस्से में आकर उसकी जान ले सकता है। अगर फना उसके मुताबिक कुछ नहीं करती है, तो वो भड़क जाता है। विक्रम ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बेबी डॉल, अब तुम बहुत दूर जा रही हो, मेरे पास आओ। फना विक्रम की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक से वहां पर कोई फना को शूट कर देता है। विक्रम जोर से चिल्लाता है, बेबी डॉल! विक्रम फना की तरफ भागता है। विक्रम ने अपनी पेंट से गन निकाली और फना के पास आ गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। विक्रम बिना सोचे समझे उस तरफ शूट कर देता है। विक्रम जल्दी से फना को उठाता है। विक्रम के बॉडीगार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और विक्रम फना को लेकर कार में जाता है और सीधा वो लोग अस्पताल जाते हैं। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। विक्रम फना को लेकर अस्पताल में जाता है और वहां पर फना का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। विक्रम अपनी बेबी डॉल के पास बैठा हुआ था। फना को थोड़ी देर के बाद होश आ जाता है। फना धीरे से उठकर बैठने लगती है। तभी विक्रम उसे हॉस्पिटल बेड से अपनी गोद में खींच लेता है और उसके चेहरे को थामते हुए बोला, सिर में ज्यादा चोट लग गई है, मोटू। तभी फना अपने सिर को सहलाते हुए बोली, सर, मैं फिसल कर गिर गई थी। मुझे बहुत जोर से लगी है। हम अस्पताल में क्या कर रहे हैं? तभी विक्रम फना को अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम ना एक नंबर की बदमाश हो। असल में जब फना को शूट किया गया था, तो उसका पैर स्लिप हो गया था, जिससे वो जमीन पर धम से गिर गई थी और वो बुलेट उसे नहीं लगी थी। तभी विक्रम के आदमियों ने एक्शन ले लिया था। विक्रम अपनी बेबी डॉल के चेहरे को देखते हुए सोचने लग जाता है, मेरी बीवी डॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, उसे मेरी जिंदगी से दूर करने की कोशिश, तुम कोई भी हो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मेरी बेबी डॉल को टारगेट करके। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी बॉडी सड़ेगी और उसके अंदर कीड़े उसे रोज खाएंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी इतनी जल्दी। शायद अब उसके राइवल्स को पता चल चुका है कि विक्रम एक लड़की के साथ रहता है, जिस पर वो एक खरोच बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए उन लोगों ने सीधा विक्रम की मोटू को पॉइंट किया। फना को खरोच आई थी, जिसे विक्रम देखते हुए डॉक्टर पर चिल्लाता है। फना भी डर जाती है और डॉक्टर जल्दी से फना के उस क्रॉस का ट्रीटमेंट करते हैं। सर, हॉस्पिटल हम क्या करने आए हैं, आपने बताया नहीं। तुम्हें फीवर हो गया था बेबी डॉल, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। लेकिन अब तुम ठीक हो तो हम घर जा सकते हैं। विक्रम ने फना के कपड़े पहले ही चेंज कर दिए थे जब वो बेहोश थी। विक्रम अपनी बेबी डॉल के फोरहेड पर किस कर देता है
और उसके बाद फना और विक्रम दोनों वापस से अपने रिसॉर्ट आ जाते हैं। रिसोर्ट आने से पहले वहां की चेकिंग हुई थी। इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में कोई उसकी बेबी डॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि विक्रम ट्रिगर हो। विक्रम अपने हाथ में पकड़ी गन को देखते हुए उसके अंदर बुलेट्स को डालते हुए उसे देख रहा था। उसकी बेबी डॉल फ्रेश होने गई थी और विक्रम एक पेंटिंग उठाता है और उसके अंदर वो गन छुपा देता है। विक्रम एक बटन प्रेस करता है और उसके बाद बेड पलट जाता है। उसके नीचे विक्रम की छुपाई हुई हर एक किस्म की गन और बुलेट थी, जिनका निशाना कभी चुकता नहीं। विक्रम को अपनी बेबी डॉल की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बेड को वापस से पलट देता है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फना बाहर आती है और विक्रम को देखते हुए जाकर उससे चिपक जाती है और बोली, सर चलिए सो जाते हैं। विक्रम फना को लेकर बेड पर आ जाता है और उसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं। फना विक्रम की चेस्ट पर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी और विक्रम उसके बालों में हाथ फेर रहा था। सर, क्या हम कल भी घूमने जाएंगे? अब हम कहीं नहीं जाएंगे। विक्रम ने जैसे ही अपनी सख्त आवाज में ये कहा, फना कुछ भी नहीं बोलती है। विक्रम की आंखों के सामने से वो नजारा जा ही नहीं रहा था जब उसकी बेबी डॉल को टारगेट किया गया। उसके अंदर आग जल रही थी। फना तो सो गई थी, लेकिन विक्रम की आंखों में नींद नहीं थी। विक्रम अपनी बेबी डॉल के चेहरे को रब करता है, जो सोते हुए एक छोटा सा बच्चा लग रही थी। विक्रम फना के मोटे मोटे गालों पर किस कर लेता है। क्या होगा उस दिन जब ये अपनी बेबी डॉल का चेहरा नहीं देख पाएगा? उस दिन की सुबह कैसी होगी जब उसकी बेबी डॉल उसकी बाहों में नहीं होगी? विक्रम ये इमेजिन नहीं कर सकता। फना जब तक उसकी जिंदगी में नहीं थी, तब तक उसकी जिंदगी एक आग थी। विक्रम उठकर बैठ जाता है और फना को कंबल से ढक देता है। उसके बाद विक्रम बेड से उठ जाता है और फिर बाहर चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद फना विक्रम को नींद में ही ढूंढते हुए सरक कर कब आकर वो बेड के किनारे पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपना एक और हाथ आगे बढ़ाती है, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आहा! फना छटपटाकर उठकर बैठ जाती है और उसकी कमर में बहुत जोर से लग गई थी। फिर वो धीरे से खड़ी होती है, नींद में, और बेड की तरफ देखती है। तो विक्रम वहां पर था ही नहीं। वो खुद से ही बोली, सर कहाँ चले गए? वो बाथरूम में जाकर चेक करती है, लेकिन विक्रम वहां पर भी नहीं था। फना रूम से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो रिजॉर्ट को देखने लगती है। फना की नजर समुद्र के पास जाती है। वहां पर कोई खड़ा हुआ था और उस शख्स की बैक फना की तरफ थी, जिससे वो उसका फेस नहीं देख सकती थी, लेकिन वो पर्सनालिटी से समझ गई थी कि ये तो विक्रम ही है। पर वो किसी से बात कर रहा था और वो लड़की लग रही थी। ये देखकर फना का दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी रात को विक्रम किसी लड़की से बात कर रहा है। रात के करीबन 2 बज रहे होंगे। विक्रम और वो लड़की जितनी नजदीक खड़े थे, ये देखकर फना का खून खौल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे विक्रम उसे धोखा दे रहा है। उसे चीटिंग जैसा महसूस होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है। फना रोते हुए वहां से जाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि विक्रम उस लड़की को हक कर रहा है और उसके फोरहेड पर किस भी। ये देखने के बाद तो फना टूट ही जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो रोते हुए कमरे में जाती है और बेड में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देती है। सर, आपने मुझे धोखा दिया है। आप मेरे होते हुए किसी और लड़की को किस कर रहे हो, उसे चुपके चुपके मिल रहे हो। फना बहुत ज्यादा रोती है। जब वो टाइम देखती है कि 1 घंटा हो चुका है, विक्रम अभी तक नहीं आया है। फना का दिल इतना ज्यादा दुखने लग जाता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भी जज्बात है। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मेरा शरीर आपको चाहिए, मेरा यूट्रस आपको चाहिए, मेरा सब कुछ आपको चाहिए। मुझे कंट्रोल करना चाहते हो और उसके बाद किसी और लड़की के पास जा रहे हो। आपने मुझे चीट किया है। नफरत करती हूँ मैं। फना अपना सामान पैक करने लग जाती है, गुस्से में। विक्रम जब कमरे में वापस आता है, तो कमरे की लाइट बंद थी। विक्रम को तो लगता है कि उसकी बेबी डॉल सो रही है।
वो जाकर सबसे पहले वॉशरूम में अपने हाथ धोता है और फिर खुद की बॉडी को मिरर में देखने लग जाता है। विक्रम बाकायदा शावर लेता है, फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और बेड पर आकर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने लंबे हाथों को अपने बेबी डॉल को बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ाता है, तो ये क्या, उसकी बेबी डॉल तो उसके हाथ में आई ही नहीं। इससे विक्रम फर्स्ट डेट हो जाता है और उसके बाद वो वापस से बेड पर अपना हाथ घुमाता है। उसे लगा था कि उसकी बेबी डॉल बेड के कोने पर होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। विक्रम कंबल को साइड करता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। विक्रम जैसे ही लाइट ऑन करता है, बेड पर फना को न देखकर वो दंग रह जाता है। विक्रम की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो जाती हैं। वो तुरंत खड़ा हो जाता है बेड से और फना को ढूंढने लग जाता है, लेकिन फना उसे कमरे में कहीं भी नहीं मिली। विक्रम ने देखा कि अलमारी से फना के कपड़े भी गायब थे और लगेज भी गायब है। विक्रम गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है और अपने दांत भींच लेता है। विक्रम किसी को कॉल करता है। विक्रम गुस्से से पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक करता है रिसोर्ट का। उसकी बेबी डॉल कमरे से बाहर गई और उसके बाद वो कमरे में गुस्से में आती है, रो रही थी। फिर विक्रम देखता है कि फना अपने कपड़े पैक कर रही है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है, कमरे की लाइट ऑफ करके। इधर दूसरी तरफ दुबई में देर रात एक लड़की अपने हाथ में लगेज लेकर जा रही थी। उसकी आंखों से अश्कों की धारा बह रही थी। वो इस वक्त अपने होश में नहीं थी। दुबई एक सेफ शहर था। रात को भी यहाँ पर हलचल रहती है। हालांकि कोई एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखता है। फना के पास पैसे भी नहीं थे और रात में अब उसे ठंड भी लग रही थी। वो इंडिया कैसे वापस जाएगी? उस वक्त वो इतने गुस्से में थी कि उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना है। लेकिन अब उसे और भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है। फना उसे कार को देखते ही कुछ पल के लिए तो डर जाती है। उस कार के अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जो फना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फना उस आदमी को देखकर भागने लगती है, लेकिन उस आदमी ने तो फना को कसकर पकड़ लिया और उसके बाद फना को जबरदस्ती उस कार के अंदर ले जाया जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह को दबा दिया जाता है। अचानक से फना की गर्दन के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फना की आंखें बंद हो जाती हैं और वो कार के विंडो पर अपना हाथ मारती रह जाती है। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। फना को जब दोबारा होश आता है, उसका सर बहुत दुख रहा था और उसे सब कुछ ब्लू ब्लू नजर आ रहा था। फना अपना सर पकड़ लेती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसे कार में जबरदस्ती घसीट लिया गया था, किसी आदमी के द्वारा। वो छटपटाकर बैठकर उठ जाती है। वो कमरे के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा तो लॉक था और उसे कमरे में कहीं से भी बाहर निकलने का जरिया नहीं नजर आ रहा था। फना जाकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और वहां पर बैठकर रोने लग जाती है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुलता है और कोई शख्स बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, डोर ओपन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? फना रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। फना की आवाज सुनकर वो आदमी जरा सा मुस्कुराते हुए डोर को देखता है और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई की को। इधर दूसरी तरफ विक्रम ने पूरा शहर छान मारा था, लेकिन उसकी बेबी डॉल उसे नहीं मिल रही थी। विक्रम बहुत परेशान हो चुका था। विक्रम रात से सोया नहीं था। उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाल मैसी हो गए थे और जब वो अपने ऑफिस गुस्से में पहुंचता है और अपने आदमियों से बोलता है कि कुछ भी करो, मुझे मेरी बेबी डॉल चाहिए। विक्रम ने सड़क के हर कोने को छान मारा था। उसे लगा था कि उसकी बेबी डॉल यही कहीं होगी, लेकिन उसकी बेबी डॉल तो अचानक से गायब हो गई थी, उसकी नजरों से दूर चली गई थी। विक्रम का दिमाग सोच सोच कर खराब हो गया था कि उसकी बेबी डॉल को कुछ हो तो नहीं गया।
विक्रम पूरा पागल हो गया था और अपने बॉस का ये पागलपन उसके सभी आदमी देख रहे थे। रात बीत गई थी, सुबह हो गई थी, लेकिन विक्रम था कि 1 मिनट भी शांत नहीं बैठा था। वो खुद ड्राइविंग करते हुए अपनी बेबी डॉल को ढूंढने विदाउट बॉडीगार्ड चला गया। वो हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। उसकी बेबी डॉल की जान उसके लिए कितनी कीमती है। ये बेवकूफ लड़की इतनी रात को कहाँ गई? फना को एयरपोर्ट पर भी ढूंढा जाता है, पर वो वहां तक पहुंचेगी कैसे? क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है और ना ही पासपोर्ट है। वो जा नहीं सकती, मतलब कि वो दुबई में ही है। फिर अचानक से उसकी बेबी डॉल गई, तो गई कहाँ? अभी विक्रम ड्राइविंग कर रहा था कि उसे कॉल आता है। तो दूसरी तरफ से उसे ऐसी कुछ न्यूज मिलती है जिससे विक्रम के हाथ से फोन छूट जाता है। वो अपनी कार को लिफ्ट करता है और तेजी से अपनी कार को भगाते हुए एक ब्रिज के पास आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विक्रम के आदमी ने उसे बताया कि यहाँ पर कोई लड़की मर गई है। उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दिया गया है मारकर। ये सुनकर तो विक्रम के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों के सामने फना का चेहरा घूमने लग जाता है। विक्रम के कदम लुढ़कने लग जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाता है। विक्रम की आंखों में अश्क आ जाते हैं। आज पहली बार विक्रम की आंखों में एक दर्द था और वो अब उस ब्रिज के पास नहीं जा पा रहा था। विक्रम के हाथ पैर पूरे ठंडा पड़ गए थे। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर उसका खास आदमी गोगी भी ये समझ गया था। विक्रम अपने दिल पर हाथ रख लेता है और आसपास की चीज अंधेरे में चली गई थी। उसकी आंखों के सामने कल रात उसकी बेबी डॉल खिलखिलाती हुई दिखाई दे रही थी। ये उसके बेबी डॉल हो ही नहीं सकती है। आज पहली बार किसी चीज ने विक्रम को इतना ज्यादा डरा दिया था, जिसका सामना वो नहीं कर पा रहा था। गोगी ने कभी भी अपने बॉस को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। एक लड़की के लिए वो इतना पागल हो चुका था कि उसने अपनी न जाने क्या हालत बना ली है। वो किसी से भी लड़ जाता है, सब लोग डरते हैं उससे। उसने कभी भी अपने बॉस की आंखों में अश्क नहीं देखे थे। विक्रम अपनी कार पर खींचकर एक पंच मारता है और अपने हाथों की मुट्ठी को अपने मुंह में भरकर जोर से अपने दांत के नीचे दबाता है, क्योंकि वो चीखना चाहता था। मोटू, कहाँ हो तुम? मेरे पास वापस आ जाओ बच्चे, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा और मरूंगा। विक्रम खुद से ही बोलता है। मन में और उस पुल के पास जाने की हिम्मत तो नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि वो सामना नहीं करना चाहता था कि उसकी बेबी डॉल को कुछ नहीं हुआ है। इधर फना बैठकर रो रही थी बाथरूम में। तभी वो आदमी बाथरूम का डोर अनलॉक करता है, जिससे फना डर जाती है और वो बाथरूम के कोने में जाकर छुप जाती है और चिल्लाने लग जाती है। प्लीज, मेरी करीब मत आओ, मुझे जाने दो। अगर सर को पता चल गया ना, तो फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। फना की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी बस हल्का सा हंस देता है। फिर वो फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है, जिससे फना जोर जोर से रोने लग जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी वो आदमी उसे वॉल से लगा देता है। फना जोर से चिल्लाती है, जिससे उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे उसके कान फट जाएंगे। उसी वक्त वो फना के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और बोला, श्श्श, इतनी जोर से चिल्लाओगी तो तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। फना रोना शुरू कर देती है। वो कांप रही थी और ये वो आदमी भी महसूस कर लेता है। उसने फना के मुंह से अपना हाथ हटाते हुए कहा, ओके, रिलैक्स, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, तुम घर नहीं जा सकती हो। तुम कौन हो और क्यों तुमने मुझे किडनैप कर लिया है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। फना फिर से अपने आंसू बहाते हुए बोलती है। इस पर उस आदमी ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, तो इसी मासूमियत पर फिदा है वो? फना को समझ नहीं आता है कि ये आदमी क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें पता है दुबई कितना खतरनाक शहर है। यहाँ से रातों रात गायब हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, समझ रही हो ना? क्या क्या हो सकता है? फना डर जाती है। तुम कहीं जा भी नहीं सकती हो। हर वक्त यहाँ पर तुम पर नजर बनी रहेगी लोगों की।
तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। खाना चाहती हो? भूख लगी है। नहीं खाना मुझे। मुझ मुझे सर के पास वापस जाना है। लेकिन उससे तो दूर जाना चाहती थी ना तुम, इसलिए तो घर से भाग गई और उसे बचाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुनकर फना फिर से रोना शुरू कर देती है। तुम आखिर हो कौन? मुझे कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। इस पर उस आदमी ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। बेशक हम कभी नहीं मिले, उसके बावजूद भी मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। लेकिन तुम कितनी बातूनी लड़की हो। फना वहां से भागना चाहती थी। तभी वो उस आदमी को खुद से दूर धक्का दे देती है और बाथरूम से भागने लग जाती है। तभी वो आदमी पीछे से फना के बाल पकड़ लेता है और गुस्से से उसे बेड पर ले जाकर पटकते हुए उसके ऊपर झुक जाता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अगर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। फना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आवाज भी उसके गले में ही अटक जाती है। तभी उस आदमी ने फना के गालों को छुआ और बोला, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझसे किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। प्लीज मुझे जाने दो। फना अपनी सहमी आवाज में बोलती है। वो आदमी जब फना को इतने नजदीक से देखता है तो तिरछा मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है। उसके बाद वो फना से बोला, तुम यहाँ चाहे जब तक रह सकती हो, लेकिन यहाँ से भागने की हिम्मत की तो तुम अंजाम भुगत नहीं पाओगी। उस आदमी के जाने के बाद कुछ नौकर आते हैं एक लाइन में और वो फना को कपड़े देते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, क्या वो बाथिंग में उनकी हेल्प लेना चाहती है, जिससे फना हैरान हो जाती है। उसे यहाँ पर किडनैप किया गया है तो उसको ऐसा प्रिंसेस जैसे ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ वो आदमी बाहर आता है और अपने स्टडी रूम में जाकर बैठ जाता है। तभी उस रूम में बैठा एक और आदमी हंसते हुए बोला, तुमने न्यूज़ सुनी? एक लड़की के टुकड़े टुकड़े कर उसे समुद्र में फेंक दिया गया। मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि ये लड़की कहीं वही तो नहीं। तभी उस आदमी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तड़प रहा होगा, आखिर उसकी मछली मेरे पास है। किसी इंसान को अगर तुम्हें टॉर्चर करना है तो फिजिकली से ज्यादा उसे मेंटली टॉर्चर करो। विक्रम भारद्वाज को फिजिकल हराना मुश्किल है। उसका इंटेलिजेंस, वो हमसे 10 कदम आगे चलता है। अगर उसे तोड़ना है तो उसके दिल पर और उसके दिमाग पर वार करना होगा। दिल उसके पास है नहीं और दिमाग के साथ खेला जा सकता है। इसलिए उसकी बिल्ली यहाँ पर है। लेकिन उसे प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट क्यों? वो एक डॉल है, कांच की डॉल, जिसे छूने पर वो टूट जाती है और टुकड़ों में बिखर जाती है। उसका ध्यान रखना होगा। आखिर हमारे दुश्मन की अजीज चीज है वो, जिसके लिए वो पागल की तरह पूरे शहर में घूम रहा है। उसे ढूंढने के लिए उसने न जाने क्या क्या नहीं कर दिया। उसकी बेबी डॉल के टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में पड़े हैं, यही सोच रहा होगा। कभी सोचा नहीं था कि उसकी भी कमजोरी हाथ लगेगी। लेकिन उसकी कमजोरी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही नाजुक भी। वो कांच की गुड़िया है जिसे छूते ही वो टूट जाती है। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो? विक्रम भारद्वाज की मिस्ट्रेस है वो। मुझे नहीं लगता कि एक मिस्ट्रेस के लिए एक आदमी इतना पागल हो जाएगा। मिस्ट्रेस तो सिर्फ एक शब्द है, बात तो कुछ और है। ये कांच की गुड़िया हमारे बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसे हमारे पास रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा हथियार बन सकती है। इधर फना रोते हुए बोली, सर, कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम की आंखें झटके से खुल जाती हैं। विक्रम सोफे पर बैठा हुआ ही अपनी बेबी डॉल के बारे में सोचते सोचते किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। बेबी डॉल, कहाँ हो तुम? जल्दी ही आऊंगा तुम्हारे पास। फना रोते हुए बेड पर ही लेट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो विक्रम को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं है विक्रम के सिवा। फना को अचानक से याद आ जाता है कि कैसे विक्रम उसे धोखा दे रहा था। वो उसकी पीठ पीछे किसी औरत से चुपके चुपके मिलता है और उसे किस भी करता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो औरत कितनी नजदीक है
विक्रम के, क्योंकि विक्रम किसी को टच नहीं करता है उसके सिवा। उसे लगा था कि वो स्पेशल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक मिस्ट्रेस है, और एक मिस्ट्रेस इतनी मुसीबत में क्यों है? फना बस यही जानना चाहती थी, जिसका जवाब उसे कोई नहीं दे सकता। वो मुझे लेने के लिए क्यों आएंगे? मैं उनकी लगती ही क्या है? उन्हें तो कोई दूसरी मिल चुकी है। जब वो पहले से ही थी, मैं दूसरी हूँ। और कहीं ये बात सच तो नहीं कि वो लड़की उनकी बीवी थी और प्रेग्नेंट होगी? तभी तो उन्हें मेरी जरूरत पड़ी बेड पर। वो कहाँ फंस चुकी थी? इस लूप से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। फना रोते हुए खुद से ही बोली, अब मैं कहाँ जाऊं? ये लोग कौन हैं जो मुझे यहाँ पर किडनैप करके रख रहे हैं? मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। फना विक्रम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। लेकिन क्यों? उसे इतना बुरा लग रहा है, ये सोचकर कि विक्रम अब उसके पास वापस कभी नहीं आएगा। वो उसके लिए खिलौना थी, जिसे खेलकर उसे तोड़ दिया था। फना का रिश्ता विक्रम से सिर्फ बेड तक सीमित था। उन दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी। ये जानते हुए भी फना खुद के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही थी। वही फना को कोई सीसीटीवी फुटेज से देख रहा था, और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। कांच की गुड़िया टूट रही है। उसके पीछे से एक आदमी शेपियन की बोतल लेकर आता है, और वो भी सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए बोला, कितनी खूबसूरत है। ये मिल्क से बात लेती है क्या? विक्रम भारद्वाज की मिस्ट्रेस है वो। इस लड़की को उसने अपनी मिस्ट्रेस बना कर रखा है। कितनी मासूमियत है इसके चेहरे पर। ये रो रही है। रोते हुए भी कितनी सेक्सी लगती है। अगर तू बोले तो एक बार मैं इसके साथ। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि चेयर पर बैठे उस आदमी ने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और गुस्से से बोला, सोचना भी मत। ये विक्रम भारद्वाज की कमजोरी है। हमें इसका इस्तेमाल करना है वक्त आने पर। विक्रम भारद्वाज इसके द्वारा ही तोड़ दिया जाएगा। उसे हराने का एक जरिया बन सकती है ये लड़की। सिर्फ एक बार, इसे पता भी नहीं चलेगा। जस्ट शट अप रैनी। ओके ओके, अब इतना भड़क मत मुझ पर। एक मिस्ट्रेस है तो बिस्तर गर्म करने का ही काम है इसका। तभी गुस्से से चेयर पर बैठे आदमी ने कहा, माइंड योर लैंग्वेज। मिस्ट्रेस सिर्फ वर्ड है। विक्रम भारद्वाज ये शब्द उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। व्हाट डू यू मीन? विक्रम भारद्वाज किसी को नहीं बताना चाहता कि वो लड़की उसके लिए कितनी प्रेशियस है। ये उसकी मिस्ट्रेस से बढ़कर है। उसने मिस्टर शब्द अपनी इस पसंदीदा कांच की गुड़िया को सिर्फ इसलिए दिया है ताकि किसी की नजर में ये कांच की गुड़िया न आए। वो इसे इनडायरेक्ट प्रोटेक्ट करता है। विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड को लोग टारगेट करेंगे, उसकी बीवी को लोग मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी के जरिए उसे नीचे गिराया जा सकता है। वो किसी को भी अपनी कमजोरी बनने ही नहीं देता। कमजोरी बनने से पहले ही उस कमजोरी को मिटा देता है। लेकिन इस लड़की में कुछ तो बात है जो अभी तक इसके साथ है। विक्रम भारद्वाज इस लड़की के लिए वो सब कुछ करता है जो एक आशिक करता है। वो नहीं चाहता कि इस लड़की पर किसी की नजर पड़े। एक मिस्ट्रेस पर कौन ध्यान देगा, यही सोचकर उसने इस लड़की को ये नाम दिया है। वो उसके बारे में कितना सोचता है, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये सुनकर रैनी हैरान हो जाता है। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि विक्रम भारद्वाज इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है अपने दुश्मनों से। वो नहीं चाहता है कि किसी की नजर इस लड़की पर पड़े। आखिर एक मिस्ट्रेस पर कौन इतना ध्यान देगा? तुमने न्यूज़ देखी, एक लड़की के टुकड़े टुकड़े मिले हैं, और विक्रम भारद्वाज अब पागल हो रहा होगा अपनी कांच की गुड़िया के लिए। मेंटली उसकी हालत कैसी हो रही होगी? वो पहले से ही पागल है। मैं उसका वो तड़पता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। तुमने विक्रम भारद्वाज को तोड़ने का अच्छा प्लान बनाया है। अभी कांच की गुड़िया हमारे बहुत काम आने वाली है। ये बोलकर दोनों एक दूसरे से शेपियन को चीयर करते हैं। इधर विक्रम भारद्वाज अपनी बेबी डॉल को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। विक्रम भारद्वाज को ये पता चल गया था कि उस ब्रिज के पास जो बॉडी के पीस मिले थे, वो उसकी बेबी डॉल के नहीं थे, जिससे विक्रम थोड़ा रिलैक्स हो गया था। लेकिन उसकी बेबी डॉल अब भी है कहाँ पर? इस बारे में सोचकर ही वो वरी था।
विक्रम के आदमी ने उसकी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। उनका बॉस एक मिस्ट्रेस के लिए आखिर क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा है? उन्हें दूसरी लड़की मिल जाएगी। रात का वक्त फना बेड पर सो रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने सामने एक आदमी बैठा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो तुरंत वहां से भगाने के बारे में सोचने लग जाती है। इस वक्त उसकी थिंकिंग पर स्टॉप लगाते हुए वो आदमी बोला, कांच की गुड़िया, क्या सोच रही हो तुम? यहाँ से भगाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। फना रोते हुए बोली, मेरा छोटा भाई है अभी इस दुनिया में, और तुम हो कौन? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फना थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलती है, वेल कांच की गुड़िया चिल्लाती भी है, नॉट बैड। तुम्हें भूख नहीं लगी? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? फना गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे नहीं खाना, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। डार्क आइज आदमी ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तुम्हारी तो जुबान भी है, जो चलती है। फना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो पिल्लों उठाकर उस आदमी के ऊपर फेंक देती है। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम सब से नफरत करती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, पर ऐसा है नहीं। डार्क आइज वाले आदमी ने पिल्लों को अपने मुंह से हटाया और फिर फना को देखने लगा। इतनी हिम्मत इस लड़की की! फना गुस्से से लाल पीली हो गई थी। चले जाओ, वरना मैं अभी तुम्हें मार दूंगी। तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे कि नहीं? फना की ये हरकत देखकर वो आदमी बस हल्का सा हंस देता है। ये तो बच्ची है। फना के हाथ पैर को जब वो कहते हुए देखता है, तो वो बस हंसने लगता है, क्योंकि फना की जुबान तो तेज चल रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था, डर की वजह से। फना गुस्से से बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत जोर से पंच मारूंगी तुम्हें, तुम सीधा उड़ जाओगे। तभी वो आदमी फना के करीब बेड के पास आकर बैठ जाता है, जिससे फना कूदकर पीछे हट जाती है। डोंट टच मी! तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं बहुत डेंजरस हूँ। तुमने मेरी लंबे लंबे नाखून देखे हैं। इस पर उस आदमी ने फना को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बस उसके ऊपर झुक जाता है, जिससे फना जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फना को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वो आदमी फना के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम? यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर नहीं आया हूँ ताकि तुम चिल्ला चिल्लाकर मुझे बहरा कर दो। मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम सेफ रहो। सबसे ज्यादा खतरा मुझे तुमसे है। तुम मुझे सेव करके करोगे क्या? फना गुस्से से उसे घूरने लग जाती है। तभी वो फना की आंखों में देखने लग जाता है, और कुछ पल के लिए वो बस उसे ऐसे ही घूर रहा था। तुम मुझे ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो? तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। फना गुस्से से उस आदमी को धमकाती है। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूं जिसे तुम यूज करोगे। तुम्हारा विक्रम भारद्वाज से क्या रिश्ता है? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। फना गुस्से से बोली। सुना है तुम उसकी? तभी बीच में फना इंटरप्ट करते हुए बोली, तुमने जो भी सुना है ना, वो सब कुछ बकवास है। मैं उस आदमी को नहीं जानती हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम किसी और लड़की को ले आए हो। ओह रियली? फिर वो तुम्हें ढूंढ क्यों रहा है? उस आदमी की इस स्टेटमेंट ने एक पल के लिए तो फना को हैरान कर दिया था, और वो इमोशनल हो जाती है। वो मन ही मन खुद से बोली, क्या सर मुझे सच में ढूंढ रहे हैं? कौन मुझे ढूंढ रहा है? किस लिए ढूंढ रहा है? मैं नहीं जानती हूँ। तो विक्रम भारद्वाज की कुछ नहीं लगती तुम? उस आदमी ने जब ये फना से पूछा, तो वो कुछ पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन फिर वो साफ करते हुए बोली, हाँ, मैं नहीं जानती हूँ। कहा ना तुम्हें कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम किसी दूसरी लड़की को ले आए हो। मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो आदमी गुस्से से अपनी गन उठाता है और फना पर पॉइंट करते हुए बोला, जब तुम्हारा विक्रम भारद्वाज से कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फना चौंक जाती है और वो गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन कि मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? देखो, मैं तुम्हें अभी भी वार्निंग दे रही हूँ। अंकल, तुम कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरी अपनी फैमिली है।
मुझे ढूंढ रही होगी। मेरा छोटा भाई है जिसको मेरी जरूरत है। फना ने जो अभी तक कहा वो एक तरफ और उसका अंकल कहना एक तरफ। उसका ये शब्द उस आदमी के कानों में ऐसा खटकता है कि वो गुस्से से दूसरी तरफ गन करता है और शूट कर देता है फर्श पर और चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे अंकल कहा, हाउ डेयर यू। फना बहुत डर जाती है और वो बड़बड़ाते हुए बोली, अब तुम्हें अंकल ही बोलूंगी ना, कितने बड़े हो मुझसे। ये सुनकर उस आदमी का खून खौल जाता है और वो गुस्से से फना की चीन पकड़ते हुए उसका सिर ऊपर उठाता है और बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अभी के अभी तुम्हें शूट कर सकता हूं मैं। तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड हो या उसके हिडन बीवी हो तुम? तभी फना गुस्से से बोलती है, मैं उसकी हिडन बीवी नहीं हूं और उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज है। तुमने तो कहा कि तुम उसे जानती नहीं हो, तो फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि वो धोखेबाज है? अब फना के पास शब्द नहीं बचे थे क्योंकि वो फंस गई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोलती है, क्योंकि तुम सब मर्द धोखेबाज ही होते हो। तभी वो आदमी खुद से ही बोला, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से से फना के सामने अपनी गन लेकर आता है और उसके फोरहेड के बीच में रखते हुए बोला, सच क्या है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं? कैसा सच जानना चाहते हो? मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर तुमने पैसों के लिए मुझे किडनैप किया है तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अपनी आवाज नीचे करो, उस आदमी ने गुस्से से कहा। तभी फना पीछे खिसक जाती है और फिर बेड पर लेटते हुए सोने का नाटक करने लग जाती है। तुम यहाँ से चल क्यों नहीं जाते? तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा बीपी हाई हो जाता है। सबके सब एक जैसे बदतमीज। फना की ये डेयरिंगनेस देखकर वो आदमी चौंक जाता है। उसने तो सोचा था कि ये कांच की जोड़ियां सिर्फ इशारों पर नाचती हैं, लेकिन इसकी तो खुद की जुबान भी है और ये चिल्लाती भी है। उसके फैसले के खिलाफ भी चली गई। तुम्हें खाने के लिए कहाँ है? जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, वरना अगर मैंने खाना बंद किया ना तो भूख से मर जाओगे। फना गुस्सा से चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। फना का पेट गुड़ गुड़ करने लग जाता है, जिससे फना शर्मा जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वही वो आदमी जब ये देखता है तो उसके होठों पर भी अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने नौकरी को अंदर आने का इशारा करता है और वो लोग फना के लिए खाना लेकर अंदर आ जाते हैं। फना चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या अंकल? उस डार्क आइज वाले आदमी ने फना के बाल पकड़ लिए और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अगर एक बार और अंकल बोलना तो तुम्हें मैं औरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इतना दर्द होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये अंकल तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। फना के आंसू बहने लगे। राक्षस कहीं के तुम अंकल। एक गठीले बदन वाला आदमी कार में बैठा हुआ था और उसके हाथ में जो फोन था उसके अंदर वो एक लड़की की पिक को देख रहा था, जिसमें वो पाउट बनाकर आंख मार रही थी। बेबी डॉल, मेरा मोटू बच्चा, कहाँ हो तुम? विक्रम उस फोटो को किस कर लेता है। विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी तड़प होगी फना को लेकर। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। उसे वह